तो बंगाल में हिंसा क्यों थम नहीं रही है, क्यों बवाल जो है वो लगातार सामने आते रहे हैं। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्यों लोगों घर में तोड़फोड़ की जा रही है, घरों को लूटा जा रहा है और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। इसी को लेकर आज की हमारी जो चर्चा है वो हमने रखी है, जिसमें बीजेपी से नवीन मिश्रा जी हमारे साथ में है, फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर है और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरीके की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं और क्यों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, मैं सबसे पहले रमेश जी से जानना चाहूंगी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हम रोज उठते हैं, रोज एक नई खबर हमारे पास में आ जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मोटे तौर पर इसका कारण अगर आप देखेंगे तो बंगाल में बहुत बरसों से हिंसा, एंटी सोशल और एंटी नेशन एलिमेंट वहां पर सक्रिय है। अगर आप भारत विभाजन की भी नींव देखेंगे तो वो भी 1906 में बंगाल में पड़ी और 1907 में इतने जबरदस्त दंगे बंगाल में हुए कलकत्ते में, या 1946 का जो डायरेक्ट एक्शन था उसमें भी सबसे ज्यादा हिंसा हुई है तो इसी इलाके में हुई है। इसके अलावा अगर बांग्लादेश से जो लोग घुसपैठिए आए हैं तो वो भी सबसे ज्यादा बंगाल में आए हैं। रोहिंग्या अगर आए हैं तो वो वहीं आए हैं। तो ये जो इसके अलावा लेफ्टिस्ट जितने भी आए हैं, जो चीन के रास्ते से जो लोग आए हैं वो भी बंगाल में है। बंगाल में नक्सली हिंसा भी बंगाल में शुरू हुई है, माओवादी हिंसा भी बंगाल में शुरू हुई है और मार्क्सवादी हिंसा भी बंगाल में शुरू हुई है। तो बंगाल की जो पृष्ठभूमि है वो हिंसक पृष्ठभूमि है, तो वो हिंसा के सहारे ही वो लोग सत्ता में पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और जाना चाहते हैं। इस पर पूरे देश को राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि अगर चुनाव हो गए हैं तो उसके बाद हिंसा क्यों है, उसके बाद कार्यकर्ता क्यों मारे जा रहे हैं। बैलेट से अगर चुनाव होना है तो क्यों पोलिंग बूथ पर कब्जे किए जा रहे हैं, लोगों को हिंसा की जा रही है। ये मैं समझता हूँ इस बार का बंगाल का चुनाव, जिसमें लगभग 300 हत्याएं हुई हैं पूरे चुनाव प्रचार में, अगर आप पिछले 6 महीने से देखेंगे 300 हत्याएं साधारण नहीं होती, इतनी हत्याएं हुई हैं। ये बहुत चिंताजनक बात है। चलिए रमेश जी, नवीन जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, नवीन मिश्रा जी से जान लेते हैं। नवीन जी, बीजेपी पर वहां पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं और जिस तरीके के कथित तौर पर कहा जा रहा है कि टीएमसी के गुंडे इस तरीके की जो है वो हरकत यहाँ पर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? अंजलि जी, बता दूं आपको कि अभी चुनाव के परिणाम आए 48 घंटे नहीं हुए हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, हजारों गांवों को खाली करा दिया गया है और हजारों हजार की संख्या में हमारे कार्यकर्ता, हमारी महिला कार्यकर्ता है, मेरी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, ये तमाम कार्यकर्ता है हमारे गाँव छोड़ने पर मजबूर है। पुलिस प्रशासन कंप्लीट मूक दर्शक बनी हुई है और राज्य के मुख्यमंत्री को कोरोना महामारी इतना बड़ा चल रहा है पूरे बंगाल में, जहाँ एवरी डे के हिसाब से आप जोड़े तो डेली कम से कम 100 लोगों की मृत्यु हो जा रही है। कोई टेस्टिंग का अरेंजमेंट यहाँ सिस्टम में नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोग अपने घरों में कोविड पॉजिटिव हो करके पड़े हुए हैं। कहीं जिस ढंग से हॉस्पिटल की महामारी चल रही है उस ढंग से हॉस्पिटल की इस दावादारी में जो लोग इतने परेशान हैं, और उसमें मुख्यमंत्री जी, दुख होता है कि भारत के लोकतंत्र में और इस संवैधानिक अधिकार मिलने के बाद एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस ढंग का षड्यंत्र कर करके और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा इतना बड़ा कांड करना निश्चित तौर पे ये भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ा हमला है। और अभी आदरणीय पत्रकार महोदय बोल रहे थे इस पृष्ठभूमि द्वारा, निश्चित बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि नक्सल का जन्म, माओवादियों का जन्म, ये तमाम जन्म इस पश्चिम बंगाल की धरती से है। और पश्चिम बंगाल की जो हिंसा की राजनीति पहले कांग्रेस के रीजन में रहा, नक्सल पैदा हुए, उसके बाद जस्ट वामपंथी 34 साल रहे। 10 सालों से इन लोगों ने जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस ने किया है, ये तमाम वामपंथी और कांग्रेस के इतिहास को इन्होंने बदल दिया है। उनके समय जो कांड हुए उससे कई गुना ज्यादा इजाफा उन्होंने किया है। आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल पता नहीं आपके चैनल में बैठने के लायक मैं हूँ या नहीं हूँ, कल मुझे खुद को नहीं पता कि मेरी कल हत्या कर दी जा सकती है। जिस ढंग से पूरे पश्चिम बंगाल में एक एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, छोटे नेताओं, हमारे कार्यकर्ताओं, जिस ढंग से अनसेफ है। हमारी 2 बहनों को, हमारी 2 बहन, एक महिला मुख्यमंत्री राज्य की है और उनको किसी महिला की किस्मत की चिंता नहीं है। कल 2 हमारी बहनों को बीरभूम में तृणमूल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उठा लिया गया। एक बहन के साथ दर्जनों के हिसाब से लोगों ने उनके बलात्कार की। एक बहन हमारी अभी तक मिली नहीं है। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी है, जरा उनसे भी जान लेते हैं उनका पक्ष क्या है। फिरोज जी,
आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो हत्याएं यहाँ पर हो रही हैं, टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, लोकतंत्र में हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, और अगर इस तरीके की कहीं हिंसा हुई है एक दो जगहों पर तो ये निंदनीय है, इसकी कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए। हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन सवाल ये भी इसमें है, तो कहा जा रहा है ना कि टीएमसी चुनाव नतीजे आने के बाद ही इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं और आगजनी की घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं टीएमसी नहीं कराई है। भाई एक दो जगह अगर दो समुदाय के लोगों के बीच में जो है हिंसा हो जाती है और उसमें कुछ लोग मृत हो जाते हैं तो ये वाकई दुखद है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चुनाव परिणाम के बाद ही सर क्यों पूरे बंगाल को ही पेंट कर दें। दूसरी बात ये है कि अभी जो ममता बनर्जी हैं वो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो चुनाव आयोग है उसके कंट्रोल में है। डीजीपी जो था वहाँ का, जो महानिदेशक पुलिस है, उसको चुनाव आयोग ने बदला था। और चुनाव आयोग क्या है वो तो आपको पता ही है किसके इशारे पे काम करता है। तो जो वहाँ के मुख्य जो पुलिस महानिदेशक है उनको ये देखना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी तो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है जो ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी थोड़ी वहाँ चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर तो वो अभी 5 या 6 तारीख के बाद जो भी शपथ लेगा वहाँ, उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो बात तो समझ में आ रही है कि अभी नहीं है, लेकिन उसके बाद चुनाव के नतीजे आने के बाद भाई सरकार तो बन गई ना, वो कल जाके शपथ भी ले लेंगी, लेकिन उसके बाद जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है ये निंदनीय आप कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई में ये तो सोचने वाली बात है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही बीजेपी पर क्यों हमला हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्यों मारा जा रहा है? दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से जो है मारपीट हो रही है लोगों के बीच में आपस में। और ये चुनाव से पहले भी हो रही थी और चुनाव के बाद भी हो रही है। ये दोनों तरफ से हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी पेंट करने का काम कर रही है ना कि वो जो हमारी वो वहाँ सरकार नहीं बनी और किस तरीके से लोगों के साथ ये हुआ, और जो रमेश शर्मा जी कह रहे थे तो मार्क्सवादी माओवादी सबके नाम लिए उन्होंने रोहिंग्या के, वो ये भूल गए कि इस देश में जब मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की गवर्नमेंट बनी थी और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें डिप्टी सीएम थे मुस्लिम लीग की सरकार में, तो इस देश के विभाजन की नींव भी वहीं बंगाल से पड़ी थी और ये मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की कारगुजारी थी, ये भी वहीं बंगाल में भी हुआ है। तो वहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट है, वहाँ के जो पुलिस महानिदेशक हैं और जो चुनाव आयोग है इसको वहाँ सख्ती से लगाम लगाना चाहिए। ममता बनर्जी जी से भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस पर सख्ती से लगाम लगनी चाहिए। हिंसा का कहीं कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है और ये जहाँ भी हुई है ये 2-3 जगहों पे हुई है, पूरे बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है ये। ठीक है नवीन जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि इस तरीके की घटनाओं को बोला जा रहा है कि अभी केयर टेकर के रूप में है, लेकिन अभी उन्होंने चुनाव के लिए जो शपथ है वो नहीं ली है। मैं दुखी हूँ कि एक रमजान के पवित्र महीने में सिद्दीकी जी जैसे सुजैव पॉलिटिशियन के द्वारा इस संघ के इतना बड़ा कांड पश्चिम बंगाल में होने के बाद एक पॉलिटिशियन केवल अपने पदलोलुपता के शिकार और कांग्रेस को खुश करने के लिए सिद्दीकी जी ऐसा भाषा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस्लाम में ऐसी चीजों की जगह नहीं है। सिद्दीकी जी को मैं आमंत्रण देता हूं, मैं टिकट भेजता हूं और वह शाम के फ्लाइट से कलकत्ता आए। बंगाल का कोई भी जिला पश्चिम बंगाल में, ये 1-2 जिले की बात कर रहे हैं, हुगली जिला हो, पुरुलिया जिला हो, मिदनापुर जिला हो, हावड़ा जिला हो, कलकत्ता महानगर हो, पश्चिम बंगाल का कोई भी जिला, सिद्दीकी जी आप मेरी बात को सुने, पश्चिम बंगाल का कोई भी जिला जो इससे प्रभावित नहीं है। हमारी किस हद तक हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, हमारी बहनें बेघर हो रही है, हजारों हजार के गांव खाली करा दी गई है, प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। मुख्यमंत्री जी को कल आमंत्रण दे दिया गया कि 5 तारीख को शपथ लेंगी। पूरी प्रशासन मुख्यमंत्री के हाथ में हो, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो इस प्रदेश की। एक मुख्यमंत्री कार्यवाहक हो या मुख्यमंत्री हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हमारे राज्य के 9 करोड़ 9.5 करोड़ आम जनता की सुरक्षा करना। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख के हिसाब में उस जगह में नहीं जाता। मैं इसको सांप्रदायिक दंगा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल हवा जिस ढंग से तृणमूल कांग्रेस के मित्रों के द्वारा उनके सरकार अभी उनके केयर टेकर सरकार, इस सरकार के मंत्रियों का चुप रहना इस रमजान जैसे पवित्र महीने में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इस बंगाल के तमाम जो समाजवाद को मानने वाले लोग हैं इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, कल सुबह मैं हूँ या नहीं, आपके चैनल में बैठने के लायक मैं हूँ या नहीं मुझे नहीं मालूम है। अगर सिद्दीकी जी इतना ही बोल रहे हैं तो सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को जो सरकार पर एवरी टाइम हमला करते हैं, क्यों नहीं उनके पास वक्तव्य आ रहे हैं? क्यों नहीं वो राष्ट्रपति से इस बारे में बात कर रहे हैं? अधीर चौधरी अपोजिशन लीडर थे पश्चिम बंगाल के, बड़े नेता है हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल से, 4-5 बार के वो सांसद हैं, क्यों अधीर चौधरी जी मुख्य दर्शक के रूप में बने हुए हैं?
कांग्रेसियों के करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। अपोजिशन की राजनीति को इतना गंदा मत करिए इस देश में कि आम जनता का विश्वास उठ जाए। बिल्कुल, चलिए इसका जवाब भी हम फिरोज जी से जान लेते हैं। फिरोज जी, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, इनकी गाल बजाने की आदत है भारतीय जनता पार्टी की। वहाँ सेंट्रल फोर्सेस जो है डिप्लॉय है, पूरा चुनाव जो है सेंट्रल फोर्सेस ने कराया है। 5 लोगों को गोली मारी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने, ये सही है। और अभी जहाँ वहाँ जो डीजीपी हैं वो डीजीपी चुनाव आयोग ने लगाए थे, इनको रोक लेना चाहिए। वहाँ हिंसा जो है अभी तो चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। ठीक है सर, वो तो रोक लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पे भी चला रहे हैं लगातार, उसमें लाठी डंडों के साथ में जाकर घर को तोड़ा जा रहा है। सुनिए, इसको तो रोकना चाहिए ना। आप उसको ऐसा पेंट मत करिए कि वो जो है टीएमसी के कार्यकर्ता जो है बीजेपी वालों को मार रहे हैं और अकेले बीजेपी वाले जो है वो मार खा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना, तो मैंने टीएमसी का नाम लिया है ना मैंने बीजेपी का नाम लिया है। मैं चाहिए जो भी है, लेकिन दिख तो रहे हैं ना वो कथित तौर पे जो भी है, जिसने भी आगजनी की है, जो भी लाठी डंडों के साथ में बाहर जा रहे हैं, उसको तो रोकना चाहिए। फुटेजेस जहाँ सामने आ रहे हैं तो उसके बाद में कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, तो वो तो हम कह ही रहे हैं, उन चीजों को तो हम कह ही रहे हैं कि जो हिंसा हो रही है वो हिंसा तुरंत रोकी जानी चाहिए। लोगों को जान माल की सुरक्षा तुरंत होनी चाहिए। ये सब बातें हम आपको अभी भी कह रहे हैं। ममता बनर्जी जो है उनको इस चीज पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऑन ऑफिशियल ग्राउंड ये बस बात की मांग करती है कि हिंसा को तुरंत रोका जाए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, चुनाव जीतने के बाद तो ठंडे में बैठ गई ना, वो हिंसा हो रही है तो होने दो। नहीं, ये कौन कह रहा है कि कोई है ना ठंडे में बैठ गए हैं वहाँ? उसके बाद कहाँ कार्रवाई हुई बताइए ना। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ अभी, इसमें कहाँ पर लोगों पर कार्रवाई हुई है, किसके घर में तोड़फोड़ हुई है, क्या हुआ है, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है जी। तो वहाँ जो डीजीपी है उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए जो है वो उनको वो तो केयर टेकर गवर्नमेंट है ना वहाँ। अगर वहाँ चुनाव आयोग के कंट्रोल में है तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं सेंट्रल फोर्सेस जो वहाँ है उनको कंट्रोल करना चाहिए अगर नहीं हो रही है तो। सिद्दीकी जी बता दें कि 3 तारीख के दिन कल चुनाव आयोग की कार्य खत्म हो गई है। यहाँ जो है अभी मुझे जानकारी है उन्होंने चुनाव आचार संहिता को लिफ्ट नहीं किया है वहाँ से। मुझे जो ऐसी जानकारी है, मेरे को अभी जानकारी हो सकता है अगर आपकी हो तो आपकी जानकारी ज्यादा होगी, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि अभी चुनाव आचार संहिता वहाँ से उठाई नहीं गई है जी। कल चुनाव पश्चिम बंगाल से क्या अगर ये हो सकता है वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी कहीं जानकारी मिली नहीं कि ये 5 राज्यों में जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि चुनाव आचार संहिता का जो है उठा ली गई है। ऐसा मुझे जानकारी नहीं है। और अगर ऐसी इस तरीके की कोई हिंसा हो रही है तो हम तो आपके साथ हैं इस मामले में कि ममता बनर्जी जी को इसको रोकना चाहिए। जी सिद्दीकी जी मैं पॉलिटिकल भाषा नहीं बोल रहा हूँ, कल्पना नहीं कर सकते हैं पश्चिम बंगाल का क्या दुर्गति है। मैं नहीं कर रहा हूँ जहाँ कांग्रेस, मेरे बात को समझे सिद्दीकी जी, मैं पूरी मतलब क्या बोलते हैं उसको समग्र रूप से बोल रहा हूँ आपको कि देखिए हिंसा चुनावी लड़ाई थी, हम हार गए, वो जीत गए, हम अपोजिशन में आए, वो सरकार बना रहे हैं, उनको बधाई हो, अच्छी सरकार चलाएं। 9 करोड़ जो जनता आम जनता उसके प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को वो साबित करे, विकास के कार्य को बढ़ाए, अपोजिशन को साथ के लेके चले। लेकिन सिद्दीकी जी परसों दोपहर के बाद 7वें 8वें राउंड के बाद जो पश्चिम बंगाल का एक भी जिला, एक भी ब्लॉक पश्चिम बंगाल का नहीं बचा हुआ है। अब आज तक टीवी खोल लें, आप एबीपी खोल लें, बांग्ला का कोई भी चैनल खोल लें, उर्दू कोई भी चैनल आप खोल लें, पूरे हिंदुस्तान के तमाम चैनलों को चीज दिख जाएगी। महिलाओं के साथ इस ढंग से हो रहे हैं, युवाओं के साथ हो रहे हैं, घर घर से उठा के लोग ले जा रहे हैं। हत्या की कितनी बड़ी राजनीति चली, लोग लाश नहीं मिल रही है, कंडीशन हो गई है। एक तो हम कोरोना का महामारी से इतने विचलित हैं, कितने विचलित खुद ही लोग मर रहे हैं डेली, ना हमारे पास कब्रिस्तान में जगह है, ना हमारे पास सुल्तान में जगह है। ये कंडीशन पश्चिम बंगाल में है। उसमें इस ढंग से देश की राजनीति करना निश्चित तौर पे सिद्दीकी जी निंदा का विषय, ये मानवता का मामला है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है। मैंने आपको पहले शब्दों में कहा कि निंदा करनी चाहिए, हम निंदा करती है कांग्रेस पार्टी। ममता बनर्जी जी को हम कहते हैं कि इस चीज पर कंट्रोल लगाया जाए, इसको रोका जाना चाहिए, किसी भी नागरिक की जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये तो हम आपसे कह चुके हैं साफ। लेकिन जी वही भाषा बोल रहा हूँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि क्योंकि हर चीज राजनीति में हर जगह अपनी स्वार्थ नहीं देखी जाती। मैं अपनी स्वार्थ के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ ये चीज। ये सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में सारी चैनल्स दे रही है, सब जगह देख रहे हैं हम लोग को, एवरीडे अभी घंटे न्यूज मिल रही है जो कंडीशन है वहाँ की।
हम तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के रमेश जी भी मित्र, हमारे सीपीएम साथ के यहाँ मेरे पर है। मित्रों। नवीन जी यहाँ रोकना चाहूंगी, नवीन जी से मैं उनका पक्ष जानना चाहूंगी। चलिए रमेश जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, कोई पॉलिटिकल हम बात यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन जो धरातल पर जो बातें हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसा कि अभी हम टीएमसी नेता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि निंदा करनी चाहिए और अभी सरकार नहीं बनी है, अभी जो है डीजीपी को काम करना चाहिए, पुलिस को देखना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या पुलिस के भरोसे छोड़ दिया जाए सारी चीजें, अगर उसके बाद में भी काम नहीं करती तो फिर किसे देखना चाहिए? मोटे तौर पर जिस तरह की हिंसा बंगाल में हो रही है, इस पर राजनीति चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा है, ये राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र की बात है। सरकार में एक व्यक्ति आज सरकार में आता है, कल को दूसरा दल आ जाता है, वो विपक्ष में जाता है। लेकिन अगर ये प्रवृत्ति पड़ गई कि हिंसा के तरीके से विरोध की आवाज को दबाया जाए, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। जहां तक सवाल कार्यकारी सरकार का होता है, ये केवल एक टेक्निकल जुम्मा होता है, बाकी सरकार की सारी जिम्मेदारी होती है, मुख्यमंत्री रहता है। तो फिर चुनाव के बाद परिणाम के साथ साथ ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है, मुख्यमंत्री फुल फ्लैश आता है। और जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक जो भी मुख्यमंत्री अभी रहता है उसको पूरी क्षमता के साथ, बल्कि चुनाव के प्रबंधन परिणाम के साथ साथ ही मुख्यमंत्री जी को बैठक ले लेना चाहिए थी। वो लाइन ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स मांगना चाहिए। फिर चुनाव के समय जो सेंट्रल फोर्सेस आती हैं, वो चुनाव परिणाम होते ही, आचार संहिता खत्म होते ही या तो वापस होने लगती है या निष्क्रिय हो जाती है। वो फिर वहाँ तंबुओं में नहीं बैठती, वो रवानगी आप अगर देखेंगे 48 घंटों में 90% फोर्स वहां से रवाना हो गई होगी। अगर हिंसा को देख करके ये मुख्यमंत्री को चाहिए था कि उस फोर्स को रोकने का आग्रह करते ताकि ये हिंसा रुक सकती थी। उस फोर्स के विड्रॉ होने के कारण ही तो ये सारी की सारी हिंसा होना शुरू हुई है। निश्चित रूप से ये समय मुख्यमंत्री की जवाबदारी, पूरे प्रशासन की जवाबदारी, उस सारे राजनीतिक दलों की जवाबदारी है जो हिंसा को इधर उधर दाएं बाएं देख करके उसका लॉजिक साबित कर रहे हैं कि किंतु परंतु जोड़ करके जिसको कह रहे हैं। मैं समझता हूं जो हिंसा हुई है उसको एक स्वर में कठोर शब्दों में पूरे देश को निंदा की जानी चाहिए। जी रमेश जी एक और सवाल आपसे यहाँ जानना चाहूंगी मैं कि ठीक है मुख्यमंत्री की जवाबदारी यहाँ होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि वाकई में चुनाव परिणाम आने के बाद ही इस तरीके की घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं 1% अगर मान लिया जाए तो ये कहीं ना कहीं कथित तौर पर जिस तरीके से बोला जा रहा है ये टीएमसी के नेता कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये तो पहले दिन से हिंसात्मक जो है वो टीएमसी, आप अगर देखें कि हमला अगर आरंभ हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। दूसरे लोगों ने भी जवाब दिया है, लेकिन उनका स्टेप सेकंड रहा है। आरंभ जो हुआ है जगह जगह वो निश्चित रूप से टीएमसी के। और मुझे तो कई वक्त लगता है कि ये जो माओवादी लोग हैं या नक्सलवादी लोग हैं या मार्क्सवादी लोग हैं, मैं इस बात को साधारण परिणाम नहीं मानता कि मार्क्सवादी एकदम घट करके जीरो पे चले जाएं। तो कहीं ना कहीं वो लोग मुखौटा बदल करके टीएमसी में घुस गए और उनका कहीं ना कहीं उनकी दो कोशिश रही होगी, किसी तरीके से भाजपा को वो सरकार में रोकें और अपना वर्चस्व बना रहे। जिस तरीके से मुझे लग रहा है टीएमसी को बदनाम करने के लिए भी माओवादी और मार्क्सवादी और लेनिनवादी और ये जो नक्सलवादी ये जो ताकतें हैं हिंसक, ये उसमें घुस गई हैं और ये इसमें हिंसा कर रही हैं। तो राजनीतिक मोह को त्याग करके टीएमसी को भी चाहिए कि इनको बेनकाब करें, कांग्रेस को भी चाहिए कि हिंसा की कठोर शब्दों में आलोचना करें, तभी मैं समझता हूं वहां पर शांति स्थापित हो पाएगी। रमेश जी लेकिन इसमें देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर पार्टियों की बात अगर हटा दी जाए, राजनीतिक पार्टियों की अगर बात यहाँ पर हटा दी जाए, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो साफ तौर पर नुकसान तो आम जनता का हो रहा है ना? निश्चित रूप से ये आम जनता का है और इसको मैं एक चिंतनीय बात को मानता हूं कि जब भी कोई समस्या राष्ट्र के स्तर की होती है उसको राजनीतिक स्तर पर विचार होता है। राष्ट्र नीति अलग होनी चाहिए, राजनीति अलग होनी चाहिए। हिंसा को रोकना प्रजातंत्र में ये राष्ट्र नीति है और उसमें सारे राजनीतिक दलों को एक स्वर में बात करना चाहिए। भले ही चाहे कोई समर्थक कार्यकर्ता कर दे तो तब भी उसकी उतनी ही आलोचना की जाना चाहिए। और जिस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता अगर हिंसा पर उतारू है, एक आदर्श स्थिति होगी कि उस राजनीतिक दल के शीर्ष व्यक्ति आकर के उसको बाहर करें और उसकी निंदा करें, उस पर कार्रवाई कराएं, पुलिस को सौंपें, तब ये एक आदर्श स्थिति होगी और तब हम एक स्वस्थ और अच्छे लोकतंत्र बन पाएंगे। जी चलिए नवीन जी की तरफ रुक करूंगी। नवीन जी आपसे जानना चाहूंगी कि रमेश जी ने जिस तरह से कहा कितना सही लग रहा है आपको? बिल्कुल, उन्होंने एकदम उन्होंने यही कहा कि राष्ट्रवाद पहले है, राष्ट्र पहले है, पॉलिटिकल पार्टी
पार्टी अलग है। चुनाव हुई है, मैं तो खुद स्वीकार करता हूँ कि हमने, जनता ने हमको अपोजिशन का माइंडेट दिया है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को एक बड़ा माइंडेट मिला है। वो मजबूत सरकार चला, विकास करा, ये अपोजिशन को खत्म करना, अपोजिशन का बड़े इतने बड़े हमले, इतनी बड़ी हत्या 48 घंटे के अंदर में आप कल्पना नहीं कर सकते हमारे कितने कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। हमारे कार्यकर्ताओं की लाश नहीं मिल रही है, हजारों गांव खाली हो गए हैं, 10-20 हजार के आसपास हमारे कार्यकर्ता बेघर हो गए हैं। कोई अपने, मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ की पहले एमएलए थी ममता बनर्जी। मेरे इलाके के अंदर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे इलाके के अंदर मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, मिर्जा गालिब स्ट्रीट है, वो वार्ड नंबर 63 के अंदर आता है। वहां पर परसों तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ऑफिस के तोड़फोड़ की और कल 5 डंडों ने उन्होंने उस तृणमूल कांग्रेस का मेरे बीजेपी के कार्यालय को तृणमूल कार्यालय में बदल दिया और वहां अपने नेताओं का फोटो लगा करके वहां 25-50 की संख्या में बैठे हुए हैं। पुलिस इलाके जो कलकत्ता पुलिस है पार्क स्ट्रीट के, मैंने उनके उसी को मैंने ये चीज कहा है, अभी तक कोई भी उचित कार्रवाई नहीं है। मेरे उस इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के मेरे कार्यकर्ता हैं, वो बेघर हुए हैं। इस राज्य के अंदर में जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की दुकान लूटी जा रही है, कपड़े लूट ले रहे हैं, जो सारी मीडिया पे आज तक में, जियो न्यूज में जितनी बड़ी बड़ी चैनल है सब पे वो दिखाए जा रहे हैं। आखिर कौन सा लोग तो पश्चिम बंगाल में, आखिर ममता बनर्जी क्या चाहती है, ममता बनर्जी क्या दोहराना चाहती है पश्चिम बंगाल में। ठीक, लेकिन अब ये भी नहीं भूलना चाहिए, प्रवेश वर्मा जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, ये भी ममता बनर्जी और तृणमूल को नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के 19 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 19 मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में हमारी मजबूत सरकार है। हम अगर हमारी सहनशीलता को और हमारे सहन शक्ति को, हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा को हमारी कमजोरी ना समझे पश्चिम बंगाल की सरकार और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता। और मैं ठीक है बिल्कुल बता रहा हूं नवीन जी, कि लेकिन कहीं यहाँ ना पर कहीं एक यहाँ पर जो ट्वीट किया गया है, सांसद जो है प्रवेश सिंह वर्मा, उन्होंने भी कहा है कि टीएमसी के गुंडों को चुनाव जीतने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा है, तो जो सांसद हैं, जो मुख्यमंत्री, जो विधायक, उनको भी दिल्ली आना पड़ेगा, इस टाइप की भी चेतावनी यहाँ पर दी है। तो ये क्या गुस्से में, आक्रोश में, या किस तरीके से लिया जाए इसे? देखिए मैं बता रहा हूँ, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी दोहरी राजनीति नहीं करती। हर पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार है, दिल्ली में लोकसभा है, राज्यसभा है, सारे सांसद मिल पे जाते हैं। प्रवेश वर्मा जी हमारी पार्टी के युवा सांसद हैं, बहुत मजबूत सांसद हैं। निश्चित तौर पे जब वो देख रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को बेघर किया जा रहा है, हमारी बहनों की असमत लूटी जा रही है, महिला मुख्यमंत्री होकर पुलिस को निष्क्रिय उन्होंने कर दिया है, तृणमूल कार्यकर्ताओं को कंप्लीटली उन्होंने खुल्ला छोड़ दिया है। और जिस ढंग से घुसपैठिया रोहिंग्या और घुसपैठियों ने जिस ढंग से एक अत्याचार कोहराम पूरे पश्चिम बंगाल में मचा दिया है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ा निंदा का विषय है। और ये जब देखने के बाद एक आक्रोश, नॉर्मल केस में एक आक्रोश आता है, और आक्रोश में प्रवेश वर्मा जी ने अगर कुछ कहा है तो वो कहा है, लेकिन हम और हमारे पार्टी के लोग कभी भी हम ऐसे विचारधारा पे विचार नहीं करते हैं। लोकतंत्र में देश सबका है, सब रहे, लेकिन निश्चित तौर पे ममता बंदोपाध्याय और तृणमूल कांग्रेस सरकार जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 48 घंटे से जो कारनामे कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आज न कल इसका बड़ा परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। चुनाव से पहले भी 200 भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई पूरे पश्चिम बंगाल में, उसमें हमारे एमएलए को उठा करके उन लोगों ने हत्या कर दी। हमने 200 कार्यकर्ताओं को शहादत देकर के आज अपोजिशन के रूप में हम इस राज्य में खड़े हैं, और अपोजिशन में आने के 48 घंटे के बाद में जिस ढंग से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, निश्चित तौर पे ये कि राज्य सरकार अपनी कब्र खुद खोद रही है। राज्य सरकार को चेतावनी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको अनुरोध भी कर रहा है कि आप अपने प्रशासन को संभालिए, तृणमूल के गुंडा वाहिनी को रोकिए, ये राज्य हमारा भी है, हम बंगाल में रहने वाले हर एक बंगाली के मुख्यमंत्री आप। तो नवीन जी, क्या लगता है आपको कि क्या साबित करना चाहते हैं ऐसा करके? जी, ये पश्चिम जो बंगाल की आगजनी की घटनाएं यहाँ की जा रही हैं, इसको लेकर क्या साबित करना चाहते हैं? ममता बंदोपाध्याय ये समझ रही है कि 18 सांसद और करीब 77-78 एमएलए की पार्टी भारतीय जनता पार्टी भविष्य में ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनेंगे। इसलिए ये पुलिसिया अत्याचार, गुंडा वाहिनी, रोहिंग्या और घुसपैठिया जैसे लोगों को खुला संरक्षण देकर के मुख्यमंत्री ने ये हमला का बड़ी साजिश रचवाई है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। कैलाश विजयवर्गीय जी ने आज तक के चैनल पे साफ शब्दों में कह दिया था कि षड्यंत्र के पीछे कहीं न कहीं ममता बंदोपाध्याय खुद है, और ये साबित हो रहा है। कल रात में हम लोगों ने चैनल देखा और सुबह जब हम लोग को न्यूज मिल रही है, निश्चित तौर पर साबित हो रहा है कि राज्य की प्रशासन, राज्य के बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और कहीं न कहीं सरकार के महत्वपूर्ण अंग वाले लोग इस षड्यंत्र रच करके भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहती है, उनको कार्यकर्ताओं को डराना चाहती है, उनको कार्यकर्ताओं को इसलिए डरा रही है कि ये इस राज्य के नियम रही है। जब 2011 में ममता बनर्जी आई, तृणमूल कांग्रेस के 80% एमएलए को इन्होंने तोड़ करके अपने पार्टी में जबरन शामिल कर दिया, कहीं पुलिसिया डर से, कहीं गुंडागर्दी दिखा करके, कहीं पुलिस प्रशासन की मदद से, और यही वो पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये मंशा भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए तमाम 77 राष्ट्रवादी एमएलए जो जीते हैं, ये मंशा उनको तोड़ेगा। और ये निश्चित तौर पे है कि जिस ढंग से वो कर रही है, तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट होगी आने वाले भविष्य में,
तृणमूल कांग्रेस के लोग जो ठीक जीत है। के आए हैं वो भी 48 घंटे में अपने आप को ये समझ गए हैं कि उन्होंने कौन सी गलती की है कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत के आए हैं। चलिए, ठीक है मिश्रा जी, आपकी बात भी हमने सुनी और जो हमारे साथ नेता कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे फिरोज सिद्दीकी, उनकी भी बात सुनी और रमेश शर्मा जी ने जो हमारा सहयोग दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बंगाल पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरी परिचर्चा में एक ही बात निकलकर सामने आई है कि बंगाल की जो पृष्ठभूमि अगर उठा के देखी जाए तो वो सिर्फ हिंसा पर ही देखी जाएगी और हिंसा वहां पर आज से नहीं, ये पहली हिंसा नहीं है और ये अंतिम हिंसा भी नहीं है। इस तरीके की हिंसा वहां पर हमेशा देखी गई है और आगे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी चुनाव आने के बाद, चुनाव के नतीजे आने के बाद 48 घंटे के अंदर जिस तरीके की घटना सामने आई है वो वाकई में निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई लगातार होनी चाहिए। इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।